नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वर्टिकल फार्मिंग से सुधरेगा स्वास्थ्य और पर्यावरण। परवल की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। लगातार आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती की जमीन भी कम होती जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती यानी खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कम जगह में हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा खेती करते हैं। शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से वर्टिकल फार्मिंग की जाए तो इसे बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, अभी जो जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस समय हमें वर्षा चाहिए या जितना फसल के लिए आवश्यक तापमान चाहिए वह तापमान हमें मिल नहीं रहा है। परिणामतः हमारे फसल उत्पादन पे उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। नित्य जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि की जोत छोटी हो रही है। सो हमें सीमित भूमि में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए हमें अनाज की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, उसकी नित्य कमी होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण नए नए इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप फसलों में बढ़ा है या बाढ़ आ जाने पे हमारे कृषक बंधुओं को मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से हम अपने फसल उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ा पाते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा पाते हैं। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। हमारी यह पारंपरिक अवधारणा थी कि पौधों के विकास के लिए मिट्टी बहुत ही आवश्यक है, जबकि वास्तविकता यह है कि मिट्टी वह आधार है जिसमें कि विभिन्न पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो नई विधा आई है उसमें हम पानी के अंदर ही विभिन्न घुलनशील जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ऐसी तकनीक जो बिना मिट्टी के जल के विभिन्न घोलों के द्वारा फसल उत्पादन की जो तकनीक है उसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। एक अवधारणा है कि हाइड्रोपोनिक बस एक विधा है, जबकि हाइड्रोपोनिक के विभिन्न जो उनमें हम तकनीकों का प्रयोग करते हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक विभिन्न तरह के होते हैं। चाहे वो एक्टिव फ्लाई सिस्टम कह ले, पैसिव फ्लाई सिस्टम हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह ले, या वीक हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह ले, या डीप वाटर कल्टीवेशन टेक्निक कह ले, फ्लड वाटर टेक्निक कह लें, या एनएफटी टेक्निक कह लें। यानी विभिन्न जो तकनीक है हाइड्रोपोनिक के अंदर में प्रयोग में लाए जाते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।
वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। हमें आवश्यकता होती है वो है जो इसके अवयव हम कह लें, वो है हमारे पास एक पीवीसी पाइप या ग्रोइंग चेम्बर जिसमें कि हम पौधों को पैदा करते हैं। हमें रिजर्ववायर चाहिए, यानी जो पानी का स्रोत चाहिए जहां से हम जल लेते हैं। पानी उपलब्ध कराने के लिए सबमर्सिबल पंप की ज़रूरत होती है, डिलीवरी पाइप की ज़रूरत होती है, एयर पंप की, चूँकि उसमें जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक पोषक तत्व है या पोषक यौगिक है, जल में उपलब्ध कराते हैं जिससे कि पौधा अपना विकास कर सके। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो हमारा पौधों के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है वो है 25 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में हमें तापमान को मेंटेन रखना होता है। और इस तकनीक का जो हमें मूल लाभ के रूप में अगर हम देखते हैं तो एक तो यह है कि हम जो अभी हमारे उपभोक्ता हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग जो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं, तो उन्हें ताज़ा फसल और हमेशा उपलब्ध चाहिए। तो शहरी क्षेत्रों में हम कम भूमि में इन फसलों को उपजा करके और किसानों को उपलब्ध करा पाते हैं। चाहे वो टमाटर हो, पालक हो, खीरा हो, शिमला मिर्च हो, मटर हो, स्ट्रॉबेरी है या फिर तुलसी, गाजर, मूली, खीरा, ऐसे सब्जियां हैं जिनकी सालों भर आवश्यकता होती है, बाजार में सालों भर मांग बना रहता है, तो हम उसको उत्पादन कर पाते हैं। तो एक तो हमारा है कि इस तकनीक का प्रयोग करने से जो पौधों की विकास की दर है वह भी 20 से 25% बढ़ जाती है, यानी कम समय में हमें पौधे उपलब्ध हो जाते हैं। साथ में हमारे समय की इसमें बचत होती है। उसके अलावा इसमें विभिन्न तकनीकों को अपना करके हम मल्टी लेयर में भी इसका कल्टीवेशन कर पाते हैं, यानी कम जगह में भी हम अधिक फसल का उत्पादन कर लेते हैं। सो अगर हम कुल मिलाकर अगर इसको हम देखते हैं तो यह तकनीक आज बाजार की और हमारे वातावरण की आवश्यकता है। यह तकनीक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गोवा वगैरह में तो काफ़ी लोग इसको कर रहे हैं और आमतौर पे भी इस दिशा में एक चरण के रूप में लोग अपने छतों पे भी अब सब्जियों की खेती करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो यह आने वाला समय जो है इस तकनीक के लिए काफ़ी ही उज्जवल इसका भविष्य दिखाई पड़ रहा है और हमारे किसान के पास एक अच्छा विकल्प यह के रूप में यह आ रहा है, जिसको अपनाकर हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। परवल की खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं। फिलहाल इसकी शरदकालीन फसल की रोपाई के लिए सही समय चल रहा है। अगर आप भी परवल की खेती करने जा रहे हैं तो अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और रोपाई के समय किन किन बातों का खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब अगस्त और सितंबर का महीना चल रहा है और ये एक उपयुक्त समय माना जाता है परवल की खेती के लिए। और परवल की खेती से पहले कि कैसे लगाएं उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से प्रभेदों का चयन करना है। तो जो अगर हम इस एरिया की बात करें जो नदर्न इंडिया है तो हमारे पास राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, हमारे पास स्वर्ण रेखा है, फिर हमारे पास स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण सुरुचि है। ये जो प्रभेद हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं और इनकी उपज भी अच्छी पाई गई है। अब प्रभेद सिलेक्शन के बाद हमें ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह की मिट्टी में आपकी जो परवल की है खेती हो सकती है। तो परवल की खेती हमें हमेशा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें करनी चाहिए। वैसे हर प्रकार की जो मिट्टी है उसमें हो जाती है, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका परवल है वो आपका अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस है उसको सहन नहीं कर पाता है। तो ऊंची जो ज़मीन है और बलुई दोमट मिट्टी जो हुई और जल निकास वाली जो जगहें हैं ये इसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। परवल को उगाने से पहले खेत में कम से कम 3 जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई करने के बाद पाटा जरूर लगाएं। अगर हम परवल को ऊंची भूमि पर बो रहे हैं तो 30 गुणा 30 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोद लें। परवल का उत्पादन जड़ों की कटिंग करके रोपाई की जाती है। परवल की रोपाई जड़ों की संख्या के आधार पर होती है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2500 से 3000 जड़ों के टुकड़ों की जरूरत होती है। परवल की जड़ों के टुकड़े की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। समतल भूमि पर इसकी जड़ों को 3 से 5 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदकर बोया जाता है, जबकि गड्ढों या नालियों की मेढ़ों पर इसे 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। फिर हमें आपका जो परवल है उसको जो पौधे से पौधे की दूरी है वो हमें कम से कम 1.5 मीटर की रखनी चाहिए। 1.5 से 2 मीटर की भी रखते हैं कहीं कहीं जगह पर। और जैसा कि जब आप लगा लेंगे तो आपको उसमें थाला बनाना चाहिए। हर एक पौधे के अराउंड में पेरिफेरी में 1 फीट के आकार का आपको थाला बना लेना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी पोषक तत्व हैं उसमें दिए जा सकें। अगर मैं पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रति थाला जो देना है वो हमें 20 ग्राम DAP देना है। फिर 200 से 250 ग्राम नीम की जो खल आती है वो हमें उसमें देनी है, और 1 किलो आपकी जो गोबर की खाद होती है वो हमें उस थाले में मिला देनी चाहिए। परवल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए परवल की बुआई से पहले अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद की 20 से 30 टन की मात्रा को मिला दें। इसके अलावा 50 किलो नीम की खली और 50 किलो अरंडी की खली को आपस में मिलाकर खेत की मिट्टी में मिला दें। इन सभी खादों के मिश्रण को खेत में मिलाने के बाद जुताई कर दें और फिर परवल की रोपाई करें। देखिए, जो आपका परवल है इसमें जो नर और मादा जो फूल है वो अलग अलग पौधे पर आता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नर और मादा का जो रेशियो है वो 1:19 या 1:20 होना चाहिए। तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो अगर बीज के थ्रू आपका परवल लगाते हैं तो उसमें यही समस्या होती है कि उसमें जो नर या फिर मादा उसके जो पौधे हैं वो अधिक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जो मचान वाली विधि है जिसमें कि हम लताएं यूज करते हैं आपके बोने के लिए, उसमें ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि 1 नर और 20 मादा के पौधे का जो हमें अनुपात है वो मेंटेन
करना चाहिए। फिर आप देखिए कि आजकल जो है कि बारिश नहीं हो रही है और जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो तापमान बढ़ने की वजह से जो नमी है वो जल्दी जल्दी वहाँ से खेत से चली जाती है। तो कृषक बंधुओं को चाहिए कि वो अपने खेतों पर जाकर भ्रमण करें और भ्रमण करते हुए देखें कि कहीं पर नमी की कमी तो नहीं है, और अगर नमी की कमी दिखती है तो हमें हल्की हल्की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। परवल की खेती में मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। कटिंग या जड़ों की रुपाई के बाद यदि मिट्टी में नमी हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। खरपतवारों की रोकथाम। जब लताएं ऊपर की ओर फैलती हैं तो अनचाहे उगे हुए खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ठंड का मौसम समाप्त होते ही पौधे की जड़ों के पास निराई गुड़ाई करके मिट्टी गीली करके पोली कर देना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर अगर हम देखते हैं कि जब कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, जो फ्रेश कल्ले होते हैं आपके परवल के, वो अगर निकलने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें मचान बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मचान बनाने के लिए हमें जो पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी रखनी है वो 2 मीटर की रखनी है, और जब हम खंबे गाड़ देते हैं 2 मीटर की दूरी पर, फिर हमें उसके बीच में सुतली से हमें इस प्रकार से बनाना है कि एक मचान तरह का आपका क्रिएट हो जाए। तो मचान हमें बना लेना चाहिए। जो मचान है इसमें आपको देखना है कि बहुत ही मजबूत बने, क्योंकि अगर आगे आने वाले टाइम में वर्षा होती है तो वो उसमें टिकना चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक मचान से दूसरे मचान के बीच में हमें 50 सेंटीमीटर का जो रास्ता है वो भी छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो दबा छिड़कने का जो मतलब रास्ता है वो वहां से मिल पाए। जो भी अलग सस्य क्रियाएं हैं वो भी हमारी उसके थ्रू हो पाए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। फसलों के विकास और अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों की सही मात्रा जरूरी होती है, और ये पोषक तत्व प्रकृति में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों की पूर्ति हमें खाद उर्वरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। अगर धान के फसल की बात करें तो इस समय धान की रुपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में अच्छी पैदावार के लिए धान का सही पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए देखें ये खास रिपोर्ट। धान की खेती इस क्षेत्र में बड़े एरिया पर की जाती है, जिसकी रुपाई अभी चल रही है। लेकिन जिस एरिया में लगातार फसलें ली जाती है वहाँ सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। आमतौर पर किसान डीएपी, यूरिया और पोटाश फसल में देते हैं और बाद में खड़ी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिससे फसल कम बढ़ती है और उत्पादन कम मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों के लिए लगभग 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्राकृतिक रूप से फसलों को कम मिल पाते हैं। इसकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। वही गंधक, जिंक, बोरान और आयरन मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन आज इनकी भी कमी पाई जा रही है। वही अन्य तत्व आसानी से प्राकृतिक रूप से फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता जानने के लिए फसलों के लगाने से पहले मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है। अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करवाए हैं तो धान की रोपाई के समय डीएपी, यूरिया, नाइट्रोजन के अलावा जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक तत्व की कमी हर जगह मिट्टी में देखी जा रही है।
वही अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे गंधक, बोरान या आयरन का प्रयोग मृदा रिपोर्ट के आधार पर ही करें। लेकिन अगर मिट्टी जांच नहीं करवाए हैं और फसल लगा दिए हैं तो खड़ी फसल में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण देखकर खड़ी फसलों में भी सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। धान की फसल में जिंक तत्व की कमी रोपाई के 20 से 30 दिन बाद से दिखाई देने लगती है। धान में जिंक तत्व की कमी के लक्षण को खैरा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियां भूरे या लाल रंग की हो जाती हैं। वहीं इसे आसानी से समझने के लिए यह कह सकते हैं कि पान की पीक तरह पत्तियां दिखती हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर किसान जिंक सल्फेट का स्प्रे कर देते हैं, जिससे इस समस्या का कंट्रोल ठीक से नहीं होता है। इसलिए इस घोल में बूझा हुआ चूना मिलाकर स्प्रे किया जाना चाहिए। 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे करने के लिए बूझा चूना 2.5 किलोग्राम, सामान्य जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर चूना नहीं है तो चूना की जगह 20 किलोग्राम यूरिया ले लें। इसी तरह आयरन यानी लौह तत्व की कमी भी देखी जाती है, जिसे सफेदा रोग के नाम से जानते हैं। इसमें धान की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ऐसी समस्या देखी जा रही है तो 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बूझा हुआ चूना 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। वही गंधक तत्व की जहाँ तक बात है तो यह भी फसलों को बहुत जरूरी है। इससे फसल में प्रोटीन बनता है, रोग कम लगते हैं और दानों के निर्माण में भी बहुत सहयोगी होता है। आमतौर पर मिट्टी में यह उपलब्ध रहता है, लेकिन गहन फसल चक्र के चलते इसकी भी कमी होने लगती है। इसलिए रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में पीलापन दिखाई दे तो सल्फर का स्प्रे या भुरकाव भी कर सकते हैं। इसी तरह बोरान तत्व की भी कभी कभी कमी देखी जाती है। इसकी कमी होने पर पत्तियां मोटी और कड़ी होकर नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं अगर खड़ी फसल में इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बोरोक्स की 5 किलोग्राम मात्रा का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपको बता दें कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जीवांश रहेगा तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसलिए हरी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करें और औसत मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों को डालें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गौरीपुर, जिला बांका के जोगराज ने। आपने स्वच्छ दूध उत्पादन तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह के चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जैसे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं,
उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ रखें ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दूहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। दूध दूहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दूहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए। किसी प्रकार से उसमें निरमा या इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स रह गए हों तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। और फिर उनको उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती है। वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती है और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप। और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।